सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का अपनी सुपर 20 क्वेश्चन सीरीज के एपिसोड नंबर में, जिसमें अपना टॉपिक रहने वाला है संविधान सभा। और संविधान सभा से संबंधित अपने आज के जो 20 प्रश्न रहने वाले हैं वो बड़े ही शानदार, बड़े ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इन प्रश्नों के अलावा मेरे हिसाब से कोई आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते, देखो पहले शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और इसमें अपने जो सुपर 20 क्वेश्चन है ना, वो बड़े ही शानदार रहने वाले हैं। क्वेश्चंस जो आपको वास्तव में याद होने चाहिए। जैसे अपना पहला प्रश्न देखो, कितना शानदार प्रश्न है आप लोगों के पास कि सूची 1 संविधान सभा की उपसमिति है और सूची 2 में उनके अध्यक्ष दिए हुए हैं, उनका मिलान करना है। तो बढ़िया प्रश्न है कि नहीं है? हाँ बढ़िया है। तो जैसे मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी, ध्यान में रखना भाई। अच्छा, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके पास HC मुखर्जी। और अगर बात करें सदन समिति की तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके थे B पटाभी सीतारमैया। और अगर संविधान सभा के कार्यों की समिति की बात करें तो वो थे GV मालवंकर। ये ध्यान में रखना भाई, अपने पास प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? कथन और कारण वाला प्रश्न बढ़िया है। क्या है? KM मुंशी प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे जो शुरू से ही कांग्रेस से जुड़े थे। बिल्कुल सही बात है भाई, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, प्रारूप समिति के अन्य अधिकांश गैर कांग्रेसी सदस्यों को बाद में कांग्रेस के टिकट पर शामिल किया गया था। बिल्कुल सही बात है भाई। यानी कहने का मतलब अपने जब प्रारूप समिति का निर्माण किया गया था तो उसमें जो सदस्य थे, एकमात्र सदस्य अपने पास KM मुंशी थे और बाद में बाकी जो सदस्य थे वो गैर कांग्रेसी थे, उनको कांग्रेस की सीट पे लड़ाया गया था। तो अपने पास क्या हो जाएगा? A और B दोनों सही है, लेकिन जो A है ना, जो R है वो A की व्याख्या सही नहीं कर रहा है, लेकिन है ना, इनके कारण ये नहीं है। अच्छा, इसके बाद में संविधान सभा के प्रमुख पदों और व्यक्तियों के संबंध में कौन सा मिलान असत्य है भाई? ये भी बढ़िया प्रश्न है कि नहीं? ये संविधान जैसे मुख्य प्रारूपकार कौन थे? SN मुखर्जी थे भाई, बिल्कुल सही बात है। मुख्य सचिव की बात करें तो HVR अयंगर थे, ये भी सही बात है। इसके बाद में बात करें, मुख्य कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, बिल्कुल सही है भाई। कैलीग्राफर कौन होता है? वो जो अपने भाषा के बताता है कि ऐसे लिखनी है। अच्छा, हिंदी संस्करण के जो कैलीग्राफर थे वो कौन थे? नंदलाल बोस नहीं थे भाई। तो कौन थे? अच्छा, नंदलाल बोस के बारे में बात करते हैं। ये कौन थे? ये अपने पास है संविधान को सजाने का, यानी संविधान में चित्रकारी और सजावटी कार्य किए थे भैया ना। चित्रकारी व सजावटी कार्य जो होता है ना, सजावटी कार्य जो होते हैं वो इन्होंने किए थे। तो फिर अपने पास हिंदी संस्करण के कैलीग्राफर कौन थे भाई? तो वो अपने पास वसंत कृष्ण वैद्य थे भाई। ये थे अपने पास किसके? हिंदी संस्करण के कैलीग्राफर। अगर इसमें बात करें तो इनको अपन क्या कहते हैं? VK वैद्य भी कहते हैं, है ना। शॉर्ट अगर नाम अगर आप लोगों को याद है तो ये कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि बढ़िया शानदार क्वेश्चन होते हैं सारे, लेकिन आप तो गौर नहीं करते हो। इसके बाद में घटना सूची 1 है भाई, और सूची 2 को क्या है? तिथि से मिलान करना है। ये भी शानदार प्रश्न होता है। और भारत द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? तो ये शायद प्रश्न अपना पिछली क्लास में हो चुका था, मई 1949 में किया गया था। यानी राष्ट्रमंडल की सदस्यता है वो अपने जो भारत है वो अपना लेता है भाई वो सदस्यता। अच्छा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान अपनाना, ये कब अपनाया गया? तो ये आपके पास 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव का सर्वसम्मति से स्वीकार होना, यानी उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? तो वो आपके पास 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया भाई। और बात करें ये पेश कब किया गया? तो ये 13 दिसंबर अपने पास कब है भाई? 13 दिसंबर 1947 को इसको पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और 22 जनवरी को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत अपनाना 24 जनवरी 1950 को हो जाता है। तो ये प्रमुख तिथियां बढ़िया है, इनको भी याद रखना, बढ़िया तरीके से याद रखना भाई। 1946 से संविधान सभा के प्रांतीय चुनाव किस आधार पर कराए गए थे? ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है भाई। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे नहीं किए गए थे, सीमित, हाँ ये अपना इसका आंसर हो जाएगा सीमित मताधिकार पर भाई। केवल शिक्षा वर्ग की नहीं, केवल जमींदारों के द्वारा नहीं। तो अपने पास इसका कारण क्या था सीमित होने का? इसका कारण था कि जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था भाई, है ना, भारत सरकार जो अधिनियम था
इस अधिनियम में चुनावों के बारे में एक बात थी भाई। किस आधार पे होते थे चुनाव, यानी मैं अपने पास मताधिकार किस आधार पे होता था? वो होता था आपके पास कर, इसके अलावा शिक्षा, इसके अलावा संपत्ति। ये इसके आधार पे अपने पास क्या है, मताधिकार देने का अधिकार था। किस तरीके से? जो व्यक्ति अपने पास भारत इस गवर्नमेंट को यानी सरकार को, अंग्रेज सरकार को जो डायरेक्ट कर देता था यानी टैक्स देता था, उसे अधिकार था भाई। जैसे अपने पास किसी भी रूप में नगर पालिका, जैसे अपने आजकल टैक्स नहीं देते क्या, वैसे टैक्स देने का काम करता था। या जिसके पास प्राइमरी या अपर प्राइमरी जो शिक्षा होती थी, तो उस समय अपने पास क्या है, शिक्षा बहुत ही निम्न थी अपने भारत की, अपर प्राइमरी तक होता था तो देते थे। या संपत्ति, जिसके पास एक ऐसी संपत्ति होती थी जिससे अपने पास क्या है, अंग्रेज सरकार को अपने मुआवजा जाता था, तो वही लोग आपके पास क्या कर सकते थे, अपने मताधिकार दे सकते थे। तो फिर आपके पास ये अपने जो संविधान सभा है उसके लिए कैसे हुआ, तो वो आपके पास हो जाता है सीमित मताधिकार कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर। अच्छा, इसके बाद ही क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है या कौन से कथन सत्य हैं? दो कथन है भाई, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बिल्कुल सही बात है भाई, ये दोनों ही सदस्य नहीं थे संविधान सभा में। हैदराबाद एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधियों ने कभी भी संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया, ये भी सही बात है। दोनों कथन सही है, तो आपके पास एक और दो सत्य हो जाते हैं। ध्यान में रखना, एकमात्र ऐसी रियासत थी हैदराबाद जिसका कोई भी सदस्य अपने संविधान सभा में नहीं था। प्रारूप समिति के सदस्यों के परिवर्तन के संदर्भ में सही कथन चुने भाई। जो एन माधव राम ने BL मित्तर की जगह ली, इसके अलावा TT कृष्णमाचारी ने DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। बिल्कुल ये दोनों ही कथन सही है भाई, तो अ और ब दोनों सत्य हो जाते हैं। प्रारूप समिति के जब 7 सदस्य थे, उनमें से अगर अपन बात करें तो एन माधव राव ने किसकी जगह ली, BL मित्तर की जगह ली भी। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था या वो कहीं अपने असक्षम हो गए थे वहाँ पे आने में। और TT कृष्णमाचारी ने DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। तो ये ध्यान में रखना अपनी प्रारूप समिति के बारे में। नेक्स्ट बात करें राजस्थान के संदर्भ में, अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नर प्रांत से संबंध संविधान सभा में चुने गए प्रतिनिधि मुकुट बिहारी लाल भार्गव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। क्या है, वे अजमेर मेरवाड़ा के अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा संविधान सभा में पहुंचे थे। बिल्कुल पहुंचे थे भाई, अप्रत्यक्ष रूप से ही पहुंचे थे अपने। उन्होंने संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा के पृथक प्रशासनिक अस्तित्व को बनाए रखने का समर्थन किया। ये दोनों ही कथन उनके बारे में सत्य हो जाते हैं, ये ध्यान में रखना भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करें, देखो शानदार प्रश्न और आता है, राजस्थान की देशी रियासतों के संविधान सभा में प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। अभी करवा देते हैं। उदयपुर मेवाड़ रियासत के बलवंत सिंह मेहता संविधान सभा में शामिल होने वाले राजस्थान के प्रथम सदस्य थे। बिल्कुल सही बात है, प्रथम सदस्य अपने बलवंत राय मेहता थे, बलवंत सिंह मेहता थे भाई। बलवंत राय के वो अपने एक डायलॉग है ना, वो नहीं बोलूँगा मैं। तो बलवंत सिंह जो थे ना, ये पहले सदस्य थे। अच्छा, राजस्थान की सभी रियासतों ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था, नहीं लिया था भाई। 9 दिसंबर को जो अपनी पहली संविधान सभा हुई थी, उसमें अपने पास अपने जो राजस्थान की देशी रियासतें हैं ना, उन्होंने भाग ही नहीं लिया था भाई, भाग नहीं लिया था। इनको तो बाद में अपने पास क्या है, ये जो 1947 का अधिनियम जो बना था ना भारत का आज़ादी का, 1947 के बाद में इन्होंने अपने पास इसमें भाग लेना शुरू कर दिया था, इसमें भाग नहीं लिया था। तो केवल एक क्या है, कौन सा सत्य कथन है क्या? बिल्कुल, अभी देख लेते हैं। संदर्भ में बात करें तो कौन सा कथन असत्य भाई? असत्य की बात करें तो दूसरा कथन असत्य हो जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये तथ्य वाले है ना, कॉन्सेप्ट वाले किस प्रश्न, ये कॉन्सेप्ट वाले प्रश्नों को अगर आप सही करना कर दोगे शुरू, तो मान के चलो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। अच्छा, कथन कारण में बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में ने संविधान सभा के गठन के लिए वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। हाँ, बिल्कुल किया था भाई। वयस्क मताधिकार के भाई जो वयस्क होगा वो मताधिकार करेगा नहीं, ये संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन आया था ना, उसने उसको मना कर दिया। कैबिनेट मिशन का मानना था कि 1946 में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने से संविधान सभा के गठन में अत्यधिक विलंब होगा। बिल्कुल होगा भाई, यही कारण था। कथन और कारण दोनों सही है, और कथन जो आर है वो व्याख्या भी सही कर रहा है। उन्होंने मना किया, इसी कारण से मना किया, तो व्याख्या और दोनों सही है, और आर एक ही व्याख्या भी सही करता है। इसके बाद में बात करते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है?
क्या है, वे संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य थे और उन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता करी थी, नहीं करी थी भाई, अध्यक्षता तो करी नहीं प्रारूप समिति की। संविधान का पहला कच्चा प्रारूप तैयार किया था जिस पर प्रारूप समिति ने काम किया, ये सही है भाई। इनके बारे में क्या है कि वे केवल कानूनी नहीं, बाकी तो ये नॉर्मल क्वेश्चन से भाई। चलिए, संविधान सभा के सम्मुख द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये एक अपने पास शब्द कहे गए थे किनके द्वारा, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वाचन के दौरान रखा भाई, ये तीसरे वाचन में रखा था भाई। सही, जो तीसरा वाचन हुआ था ना, इस तीसरे वाचन में उन्होंने कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, वो पास किया जाता है, इसके ये ध्यान में रख लेना आप लोग। इसके बाद में संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के निधित्व के स्वरूप पर विचार कीजिए भाई। अगर इसके रूप में विचार करें, रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन सीधे रियासतों की जनता के मतदान द्वारा किया गया था, नहीं किया गया था भाई। जो रियासतों के अपने पास प्रतिनिधि थे उनको उस रियासत के राजा ने भेजा था भाई, है ना, वहाँ के जो राजा या शासक थे उन्होंने भेजा था अप्रत्यक्ष रूप से, तो ये ध्यान में रख लेना भाई। रियासतों के कुल 93 स्थानों को भरने का तरीका रियासतों के शासकों के परामर्श से तय किया जाना था, ये सही बात है। तो इसमें अपने पास कथन सत्य 2 हो जाता है, इसमें ये कथन सत्य है, याद रखेंगे बिल्कुल। इसके बाद में है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें बात करें तो कार्य संचालन जो समिति है ना, कार्य संचालन समिति जो थी उसके जो अगर बात करें अध्यक्ष तो वो KM मुंशी बने थे। इसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति की बात करें तो इसके अपने पास क्या बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और राज्य समिति की बात करें, रियासतों से वार्ता की बात करें तो वो अपने जवाहरलाल नेहरू बने थे। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष अभी बता के आए हैं पीछे, JB कृपलानी थे भाई। इसके बाद में बात करें तो क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया भारतीय संविधान के सौंदर्य शास्त्र और कलात्मक सजावट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अभी करें तो क्या मूल संविधान की हस्तलिखित प्रति के किनारों को शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस व व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने सजाया था, बिल्कुल सजाया था, अभी थोड़ी देर पहले सब बता दिया। संविधान की प्रस्तावना वाले पृष्ठ पर राम मनोहर सिन्हा का एक कलात्मक हस्ताक्षर मौजूद है, ये दोनों ही कथन सत्य है भाई। कोई पूछे प्रश्न ऐसे, प्रस्तावना के संविधान की प्रस्तावना वाले पृष्ठ पर किसके हस्ताक्षर हैं, तो राम मनोहर सिन्हा के हस्ताक्षर कलात्मक तरीके से। इसके बाद में आता है संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान 3 वाचन आयोजित किए गए थे, द्वितीय वाचन का मुख्य दार्शनिक और प्रक्रियात्मक महत्व क्या था भाई। इसका महत्व ये था, ये केवल संविधान के आवरण प्रश्न और शीर्षक पे चर्चा हुई थी, नहीं गलत बात है, ये सबसे लंबा और गहन वाचन था भाई, बिल्कुल सही बात यही है। ये जो द्वितीय वाचन था ये सबसे लंबा चला था, इसमें प्रत्येक अनुच्छेद को क्या व्याख्यान किया गया था। ये कब से कब चला भाई, हाँ इसके बारे में बात करें तो ये आज 15 नवंबर से शुरू हुआ भाई, 15 नवंबर 1948 से तो शुरू हुआ और कहाँ तक चला भाई, ये 17 अक्टूबर 1949 तक चला भाई। कितना, 17 अक्टूबर 1949 तक इसका वाचन किया गया था। और इसमें अपने पास जैसा कि मैंने बता दिया प्रत्येक बिंदु को एक्सप्लेन किया गया था। इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक ग्रेनविले ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन में भारतीय संविधान सभा के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला था। अगर बात करें इसके बारे में तो बढ़िया पॉइंट है, बढ़िया कथन है। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय थी, बिल्कुल यही बात है। सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, ये बात किसने कही है, ये अपने पास है ग्रेनविले ऑस्टिन ने कही है। तो ये कथन भी याद रखना संविधान सभा के बारे में। इसके बाद में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कार्य निष्पादित नहीं किया गया था। ये बढ़िया तथ्य होते हैं, कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न। सदस्यों द्वारा संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर करना, ये हुआ था उस दिन, सही बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुनना, ये भी उसी दिन हुआ था। जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार करना, ये भी उसी दिन हुआ था। मौलिक अधिकारों के अंतिम प्रारूप को स्वीकृति देना, ये नहीं हुआ था भाई, है ना, ये ध्यान में रखना। 24 जनवरी 1950 को ये नहीं हुआ था। अपने बाकी ऊपर वाले सारे काम हो गए थे, इसको अपने 26 जनवरी 1950 को अधिकृत मतलब अपनाया गया था या उनको लागू किया गया था मौलिक अधिकारों को। इसके बाद में बात करें कथन ए दिया हुआ भाई, 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ये भी नाम याद रखना, द्वारा भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को सत्ता हस्तांतरण के तंत्र की रूपरेखा तैयार करना था, बिल्कुल सही बात है भाई। अपनी संविधान सभा के चुनाव के लिए इन्होंने ही तो मना किया था वयस्क मताधिकार के लिए।
अब इसमें बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की कमजोर आर्थिक स्थिति और भारत में बढ़ते जन आक्रोश के कारण ब्रिटिश सरकार भारत को नियंत्रित रखने में असमर्थ हो रही थी। ये दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। ब्रिटेन की मजबूरी हो गई थी उस समय, क्योंकि अपने पास द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें उसकी हालत कमजोर होती जा रही थी, इधर अपना आक्रोश बढ़ता जा रहा था। तो उसी अपने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही तो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन शुरू। तो ये ध्यान में रखना भाई, तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है, ये भी होता है तथ्य। नेक्स्ट है संविधान सभा में सामाजिक कार्यों सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधित्व पर विचार कीजिए। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य शामिल किए गए थे, बिल्कुल सही बात है। अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समर्पित अल्पसंख्यक उप समिति बनाई गई थी, बिल्कुल बनाई गई थी, एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में बनी थी भैया। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, याद रख लेना। इसके बाद में बात करें भारतीय संविधान के सुलेखन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन के पहचान कीजिए। असत्य कथन, मूल अंग्रेजी संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इटैलिक शैली में हाथ से लिखा गया था, बिल्कुल सही बात है। मूल संविधान को लिखने के लिए किसी भी टाइपराइटर या प्रिंटिंग का प्रयोग नहीं किया गया था, ये भी सही बात है। हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, ये भी सही बात है। तो फिर गलत यही हो गया। संविधान को लिखने के लिए देवनागरी लिपि के फॉन्ट का प्रयोग किया गया था, उस समय कोई फॉन्ट थे ही नहीं भाई, देवनागरी फॉन्ट थे ही नहीं अपने पास उस समय। तो ये ध्यान में रख लेना भाई, क्या कि अपने उस समय किसी प्रकार के फॉन्ट का काम ही, यानी कोई अपने पास टाइपराइटर या कंप्यूटर ही नहीं था, तो फॉन्ट कहाँ से काम में लेंगे। तो ये हाथ से लिखा गया था मूल संविधान, तो ये भी बढ़िया प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। संविधान के संदर्भ में ये कथन, प्रसिद्ध कथन किसका है, तो ये आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। जब अपने पास वो वाचन कर रहे थे, बता रहे थे, तब उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि संविधान एक मशीन की तरह है, बेजान चीज है, और इसे में वो लोग जीवन फूंकते हैं जो इस पर अपने पास के सत्ता में होते हैं, नियंत्रण, सीधी सी बात है, सत्ता में रहते हैं वही। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को आयोजित संविधान सभा के विशेष प्रत्युष सत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। इसमें अगर बात करें, इसी सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्राइस्ट, ये है ना, ट्रेस्ट नहीं, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट दिया था, बिल्कुल सही बात है, इसी में दिया था भाई। इस सत्र की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से हुई थी, जिसे सुचेता कृपलानी ने गाया था। दोनों सही कथन है और दोनों सही है, तो ये लो अपने पास, यहाँ पे लगा देते हैं टिक। इसके बाद में बात करते हैं, ब्रिटेन का संविधान लिखित और विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि ये निम्नलिखित में से किस पे आधारित है, परंपराओं और प्रथाओं पे, संविधान सभा के अधिनियमों पे, सम्राट के लिखित आदेशों पे और न्याय। ये आपके पास परंपराओं और प्रथाओं पे आधारित था, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इसे बताया गया है। ये ब्रिटेन के संविधान की बात आ गई, कोई बात नहीं है, ब्रिटेन ही तो शासन करता था। तो अब आप कहोगे सर आपने तो 20 प्रश्न बताए थे, 25 बता दिए हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको केवल पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है सफल होने का। अगर आपने ठान लिया कि मुझे नौकरी लगनी है, तो पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना है, ये 3 कथन आप ध्यान में रखना, आपका चयन निश्चित हो जाएगा। तो आज की ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहे हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।